हेलो एवरीवन। 8th क्लास का जो सेकंड लेसन था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं, मतलब कि उसकी जो उपजाऊपन है उसको किस प्रकार से वृद्धि करते हैं। तो कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं। मतलब कि जो नाइट्रोजन होती है उसको स्थिर का मतलब है एक्तीर्ण करना। जो नाइट्रोजन है उसको कुछ जीवाणु नील हरे शैवाल क्या कर लेते हैं, स्थिरीकरण कर लेते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसे सामान्य तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कि जो नाइट्रोजन का एक्तीर्ण करना, स्थिरीकरण कर सकते हैं, जिसके कारण पौधे उर्वरता शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, जिसे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके बाद है पर्यावरण का शुद्धिकरण। कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके द्वारा पर्यावरण का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है। कि अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बुज़ों और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बुझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। कि जो माली है स्कूल के अंदर देखा कि जो फल सब्जियों हैं उसके अंदर जो फल सब्जियों का जो कचरा था उसको निपटान के लिए गड्ढे में डाल देते हैं। फिर उसका गड्ढों में डालने के बाद उसका निपटान किस प्रकार से संभव हो सकता है, इसका जानने की प्रयास किया। कि 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उनके एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कीजिए। तो जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो कुछ समय बाद रासायनिक क्रिया द्वारा गल जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। तो कुछ जो प्लास्टिक जैसी थैलियाँ होती है, कांच होते हैं, वो आसानी से गल नहीं पाते, तो जिसके कारण पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। इसलिए उसको पर्यावरण को सुरक्षा बचाने के लिए क्या किया जाता है कि गड्ढे को खोद कर उसमें इन जो अपघटित नहीं हो सकते हैं उन पदार्थों को उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ कि जो जिसके अंदर हमने कुछ कचरे डाला था, सब्जियों के छिलके वगैरह डाले थे, उससे तो क्या हुआ कि वो अपघटित हो जाते हैं कुछ समय बाद। जिसमें हमने कांच की बोतल और प्लास्टिक डाले थे वो अपघटित नहीं हो पाते, गल नहीं पाते। जो अपघटित हो जाते हैं वो उनके द्वारा वो खाद बनाई जा सकती है, पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। किस पे? जो कांच की बोतल हुई उन पे अब क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव
मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्धिकरण कर सकते हैं। फिर है हानिकारक सूक्ष्म जीव, कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को क्या लाभ होता है, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जिससे पर्यावरण को क्या होती है, हानि होती है। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी जानकारी, गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में ऐसा कौन सा जीव सूक्ष्म जीव होता है जिससे रोग उत्पन्न होता है? तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं आसानी से, उन रोग को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। तो ये जो संक्रमित रोग है वो कौन से हैं? हैजा हुआ, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हमारी क्या हो जाती है? विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम संकटग्रस्त हो सकते हैं। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीव के रोग वाहक का कार्य करते हैं, मतलब कि एक रोग को दूसरे रोग व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। रोग कारक से मतलब होता है कि जिससे रोग फैलते हैं, रोग वाहक से मतलब होता है कि जो रोग को फैलाते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, जो मलेरिया जो फैलता है, मलेरिया बीमारी आपने सुनी होगी, मच्छर के काटने से होता है। जो मच्छर कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये ध्यान में रखना कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होता है? परजीवी का काम करता है। मच्छर प्लेज्मोडियम का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। तो डेंगू मच्छर, डेंगू जो बीमारी है उसका जो वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर जो है इसका वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू को नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? कि मच्छर को यदि हम नहीं पनपने देंगे तो हमें इस रोगों से सुरक्षा पा सकते हैं। तो मच्छर कब होंगे? जब किसी स्थान पर अतिरिक्त पानी होगा या कोई गंदगी फैली होगी तो वहाँ पे मच्छर ज़्यादा पनप सकते हैं। तो ये विशेष रूप से सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पानी को एकत्रित होने से रोकना चाहिए। तो इस प्रकार से बचाव हमें करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।